अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने गाज़ीज़ लॉ को बहुत डिटेल से देखा। अब वक्त आ गया है कि हम गाज़ीज़ लॉ की कुछ एप्लीकेशंस डिस्कस करें। मैंने आपको बताया था कि गाज़ीज़ लॉ की असल में एक ही एप्लीकेशन है और वो ये कि किसी भी सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना। और गाज़ीज़ लॉ इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मैकेनिक्स में न्यूटन्स सेकेंड लॉ इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए आज हम पहला सिनेरियो या पहली सिचुएशन देखते हैं जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। जरा देखिए, ये मेरे पास एक सफेयर है। अच्छा, ये सफेयर अंदर से खाली है, यानी हॉलो है। इमेजिन करें, मैं इस हॉलो सफेयर पे, ये जो मेटल का हॉलो सफेयर है, इस पर बाय सम प्रोसेस सपोज करें अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर से इसको टच करके इस पर पॉजिटिव चार्ज ले आता हूं, यानी इसको पॉजिटिवली चार्ज कर देता हूं। जब ये पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएगा तो अब मैं क्या कहूंगा कि ये एक हॉलो चार्ज्ड मेटालिक सफेयर है। तो अगर कोई हॉलो चीज जिसके ऊपर चार्ज पड़ा हो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये आज हमारा पहला सिनेरियो है। तो इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज्ड सफेयर। एक हॉलो चार्ज सफेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। अगर मैं आपको इसको मजीद क्लैरिटी के लिए कुछ दिखाऊं तो ये हमारे पास वही सफेयर है। और कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, जरा इसको ऐसे देखें। ये जो इसके अंदर ये हॉलो सफेयर है ना, इसके अंदर इसलिए हमें नजर आ रहा है। तो इसके अंदर ये जो मिड में पॉइंट है, यहाँ हम लोगों ने इलेक्ट्रिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। या आप यूं इमेजिन कर सकते हैं जैसे सेब है, तो सेब का सेंटर जहां उसके बीज होते हैं वहां इलेक्ट्रिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। लेकिन ये सफेयर पे चार्ज नहीं नजर आ रहा। आपने याद है ना कि पहले हम इस सफेयर को चार्ज करेंगे, तो फिर इस चार्ज्ड हॉलो सफेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, एक ही टूल है हमारे पास, गाजेस लॉ। लेकिन गाजेस लॉ अप्लाई करने के कुछ क्राइटेरिया थे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था कि यू कैन नॉट अप्लाई गाजेस लॉ अनटिल यू इमेजिन अ गासियन सरफेस। आप तब तक गाजेस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास एक थ्री डायमेंशनल क्लोज्ड सरफेस ना हो। तो इमेजिन करनी पड़ेगी हमें यहाँ पर यह सरफेस। तो मैंने आपको बताया था हम सिचुएशन के हिसाब से, अपने काम को आसान बनाने के हिसाब से कोई भी सरफेस इमेजिन कर सकते हैं। यहां मैं गाजियन सरफेस जो इमेजिन करने वाला हूं वो है एक सफेयर। कहां इमेजिन करूंगा, इसी सफेयर के अंदर इमेजिन करूंगा। तो जरा इमेजिन करेंगे गाजियन सरफेस कहां होगी। गाजियन सरफेस होगी इसी के अंदर। तो ये है ग्रीन कलर में हमारी गाजियन सरफेस। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, हमारा ओरिजिनल सफेयर जो है, इमेजिन करें वो रेडियस आर का है, ये जो व्हाइट कलर का। हमने गाजियन सरफेस इमेजिन किया विच इज आल्सो सफेयर, लेकिन वो जरा थोड़े रेडियस का सफेयर है, आर डैश कह देते हैं। तो यहां से तो क्लियरली आर डैश इज लेस देन आर। ये आपकी ये आपका चार्ज सफेयर है और इसके ऊपर बहुत सा चार्ज है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी फाइंड आउट करनी थी, उसके लिए गाजिस लॉ, और गाजिस लॉ के लिए गाजियन सरफेस चाहिए। तो गाजियन सरफेस हमने इमेजिन की, क्या इमेजिन की, सफेयर। लेकिन कैसे सफेयर इमेजिन किया, जिसका रेडियस हमारे चार्ज सफेयर से थोड़ा सा कम होगा। तो वो कहाँ आएगी, वो फिर हमारी गाजियन सरफेस के अंदर आएगी। क्लियर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, ये मैं आपको 3D में इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई मैं जिन चीज़ों को डील कर रहा हूँ वो एक्चुअली में सफ़ेयर है। देख रहे हैं आप लोग, ये एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। होता ये है कि जब आप इन चीज़ों को नोट्स में देखते हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे, तो फिर हमें ये लगता है जैसे ये तो कोई टू डायमेंशनल सर्कल है, लेकिन एक्चुअली ये सर्कल नहीं है। मैंने आपको बताया ये सफ़ेयर है। डायग्राम ये भी वही बता रही है कि ये हमारा चार्ज्ड सफ़ेयर है, रेडियस आर का, और उसके अंदर हम लोगों ने एक कम रेडियस का सफेयर इमेजिन कर ली। लग ये भी सर्कल रहा है, लेकिन ये टू डायमेंशनल पेज पर बनाया हुआ है इसलिए सर्कल लग रहा है, एक्चुअली में सफेयर है। और यही हमारी गाजियन सरफेस है। ठीक हो गया जी। तो ये तो हमें पता चल गया कि गाजियन सरफेस कैसे इमेजिन करनी है। तो चलिए, ये बातें जो अभी तक मैंने आप लोगों को बताई हैं, इनको अपने नोट्स का हिस्सा बना लेते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कि मैंने जो ऊपर नाम लिखा हुआ आर्टिकल का वो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड, ई फाइंड आउट करना है भाई। कहा, इनसाइड अ हॉलो चार्ज सफेयर।
ठीक है, अब मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। सबसे पहले इस सूरत में हमें गाजेस लॉ क्योंकि अप्लाई करना है तो वी नीड अ गाजियन सरफेस। एंड फॉर दिस पर्टिकुलर सिनेरियो जो हमारी गाजियन सरफेस है वो क्या है, वो है in order to calculate the electric intensity inside the sphere we imagine a Gaussian surface of radius r dash। Gaussian sphere imagine कर रहे हैं, radius r dash कैसा है, radius of Gaussian sphere is less than r, यानी r dash r से कम है, इसलिए Gaussian surface उसके अंदर आ रही है। अच्छा, जब हमने गाजेस लॉ की बात की थी तो हम लोगों ने बार बार ये बात कही थी कि गाजेस लॉ में जब हम चार्ज की बात करें तो कौन से चार्ज की बात करेंगे भाई, वो चार्ज जो अंदर बंद है, इंक्लोज्ड है गाजियन सरफेस में। अब यहां पर चार्जेस आपको बेतहाशा नजर आ रहे हैं, देखें, लेकिन ये चार्जेस हमारी इस गाजियन सरफेस के, देखें ये गाजियन सरफेस है, अंदर है या बाहर है, बाहर है। तो बाहर होने की वजह से ये हमारे गाजेस लॉ में जो गाजियन सरफेस होती है उसमें कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे फ्लक्स में। भाई क्यों नहीं करेंगे वो मैं आपको थोड़ा सा दोबारा बता देता हूं ताकि आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए जी, इमेजिन करें कि हमारे पास एक गाजियन सरफेस है, वही सफेयर है, और उसके बाहर एक चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आपको मालूम है ये चार्ज बाहर पड़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास करेगी, ठीक है। अब देखते हैं इसने हमारी इस गाजियन सरफेस में क्या फ्लक्स कंट्रीब्यूशन किया। आपको मालूम है यहां लाइन गाजियन सरफेस में एंटर हुई है, ऐसे ही अगर आप गौर करें, चलिए मैं यहां से आपको दिखाता, ये वो देखें इस जगह पर, थ्री डायमेंशनली चेक करें, इस जगह पर क्या हुआ, लाइन जो है वो गाजियन सरफेस में एंटर हो रही है, और जब लाइन गाजियन सरफेस में एंटर होगी तो आपको मालूम है ना फ्लक्स को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, तो इमेजिन करें ये फ्लक्स +1 हो गया। बट प्रॉब्लम है यही लाइन थोड़ी देर बाद गाजियन सरफेस से इस पॉइंट पे एग्जिट कर रही है, और जब कोई चीज गाजियन सरफेस से, कोई लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गाजियन सरफेस से एग्जिट करती है, वी कंसीडर दैट फ्लक्स एज नेगेटिव। तो ये एक लाइन बाहर निकल के हम -1 कह देते हैं। सो व्हाट इज द टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो टोटल होगा +1 देन -1, तो 0। तो इसका मतलब बाहर पड़े चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स में एक्चुअली में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, नेट कंट्रीब्यूशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो लाइन गाजी सरफेस में एंटर होगी उसी ने एग्जिट भी हो जाना है, तो फायदा कोई नहीं है। तो कंट्रीब्यूशन किसका होगा? अगर कोई चार्ज अंदर पड़ा होगा गाजियन सरफेस में, क्योंकि या वो एंटर करेगा सिर्फ उसकी फील्ड लाइन, या फिर उसकी फील्ड लाइन सिर्फ एग्जिट करेगी, ऐसी सूरत में कंट्रीब्यूशन होगा नहीं। तो अब जरा वापस चलते नोट्स पे। तो याद रखिएगा गाजिस लॉ में चार्ज इंपॉर्टेंट नहीं है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय गाजियन सरफेस इंपॉर्टेंट है, और हमारी गाजियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं पड़ा हुआ, मैंने आपको दिखाया। तो इसका मतलब गाजियन सरफेस में चार्ज 0। तो बच्चों को बार बार बताना जरूरी है, जब मैं चार्ज 0 लिखता हूँ और वो डायग्राम की तरफ देखते हैं और उन्हें बेतहाशा चार्ज नजर आता है तो उनको समझ नहीं आती, भाई ये डायग्राम में जो चार्ज है ये गाजियन सरफेस से बाहर चार्ज है। गाजिस लॉ के अंदर जो क्यू आता है दैट इज नॉट चार्ज, दैट इज चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गाजियन सरफेस व्हिच इन दिस केस इज 0। उसके बाद देखते हैं, अब हमने कैलकुलेशन करनी है तो हम एक काम करते हैं, हम अपनी कैलकुलेशन को दो हिस्सों में बांट लेते हैं। पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन करेंगे और फिर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी फाइंड आउट कर लेंगे जो हमारा एक्चुअल ऑब्जेक्टिव है। तो कैलकुलेशन में सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखते हैं। हमें मालूम है गाजिस लॉ लगाना है ना गाजियन सरफेस में, तो गाजिस लॉ का फार्मूला क्या है? गाजिस लॉ का फार्मूला है 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, लेकिन टोटल चार्ज इनक्लोज्ड तो 0 है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आया भाई? 0 आ गया। तो ये तो पहली बात आ गई कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है? 0 है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की। भाई फ्लक्स का एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, ई डॉट ए, याद? फ्लक्स का एक फार्मूला था ई डॉट ए, लेकिन फ्लक्स ऊपर तो हम लोगों ने 0 फाइंड आउट किया, तो इसका मतलब ई डॉट ए 0 होगा। भाई दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं और आंसर 0 है, इसका एक ही मतलब है, या पहली चीज 0 है या दूसरी चीज 0 है, या फिर दोनों 0 हो सकती है। तो जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो और आंसर 0, तो कोई एक तो 0 होगा ना, फिर ये आंसर 0 आ रहा है। बट ए क्या है? एरिया। भाई एरिया किसी ना किसी चीज का कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो एरिया कैन नॉट बी 0। एरिया तो होगा कुछ ना कुछ, गाजियन सरफेस का कुछ रेडियस है, रेडियस है तो कुछ एरिया भी होगा। एरिया 0 नहीं हो सकता। अगर एरिया 0 नहीं हो सकता तो फिर एक ही बात है फ्लक्स 0 होने के लिए, कि ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है ये 0 होगी, ठीक है। तो यहां से हमें पता चल गया क्योंकि एरिया 0 नहीं हो सकता,
तो फिर इस चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। लो जी, आंसर आ गया हमारे पास। आंसर क्या आया कि अगर हमारे पास एक हॉलो स्फीयर हो और उसके ऊपर चार्ज हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी ही नहीं, जीरो होगी, फील्ड ही नहीं होगा। ऐसे रीजन को हम कहते हैं फील्ड फ्री रीजन। देखिए जी, कंक्लूजन लिख देते। दस, द इंटीरियर ऑफ अ हॉलो चार्ज मेटल स्फीयर इज अ फील्ड फ्री रीजन, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी जीरो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो चलिए इस फैक्ट को कि एक मेटालिक इंक्लोजर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं वेरीफाई करते हैं अपनी लैब में चल के, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए, ये मेरे पास वही टेस्ला कॉइल है जो बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस कर सकता है, राइट। अब हम ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखाते हैं, ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि हवा में मौजूद एटम में इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करके उनको आयोनाइज कर देता है। और ये सारा प्रोसेस हमें बहुत हैवी किस्म की लाइटनिंग से नजर आता है, देख रहे हैं आप। इनफैक्ट ना सिर्फ हवा में, बल्कि अगर करीब में कोई और ऐसी चीज हो जिसमें गैस मौजूद हो, जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास ये मेटल, ये ट्यूब लाइट है, और इस ट्यूब लाइट को भी अगर मैं रास्ते में लेकर आऊंगा इसके, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस ट्यूब लाइट के अंदर मौजूद गैस के एटम्स को आयोनाइज करेगा और यहाँ पर वही ग्लो आपको नजर आएगा, ठीक है। लेकिन अब मैं करने क्या लगा, मैं इस ट्यूब लाइट के बाहर एक मेटल का केज रखूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेटल के केज के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी जीरो होगी, फील्ड फ्री रीजन होगा। तो अगर तो फील्ड फ्री रीजन है, यानी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं पहुंचेगा, तो ट्यूबलाइट अंदर होगी, तो ट्यूबलाइट तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पहुंचेगा। जब नहीं पहुंचेगा तो फिर उसके गैस के एटम्स को आयनाइज नहीं होना चाहिए, तो ग्लो भी नहीं प्रोड्यूस होना चाहिए। ऐसे ही है ना, तो चेक करते हैं जरा। तो अभी तो दोबारा से दिखाता हूं, अभी तो ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन अब मैं इसके ऊपर एक केज लेकर आता हूं, और जैसे ही मैंने केज लेकर आया, आप देख रहे हैं ट्यूबलाइट अब ऑन ही नहीं हो रही, हालांकि वो उसकी फील्ड के बिल्कुल करीब पड़ी है। इसका मतलब अब टेस्ला कॉइल का फील्ड ट्यूब लाइट तक नहीं पहुंच पा रहा। इसको फिर से एक नजर देखिए, पहले पहुंच रहा है और उसके बाद इस फील्ड को लगता है किसी ने ब्लॉक कर दिया। भाई किसने किया, इसी केज ने ब्लॉक कर दिया। कैसी मजे की बात है। एक्चुअली में ये फैराडेज केज कहलाता है, क्योंकि फैराडे जो है वो इसी तरह का मेटल इंक्लोजर पहनकर एक टेस्ला कॉइल के पास चला जाता था और लोग समझते थे कि अब इसको करंट पड़ेगा, अब ये फारग हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं होता था उसको। क्यों? क्योंकि वो अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी जीरो होने की वजह से बिल्कुल महफूज रहता था। अच्छा, एक और एक्सपेरिमेंट, ऐसा एक्सपेरिमेंट जो आप भी घर पे कर सकते हैं अभी राइट नाउ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये दो मोबाइल लेने हैं, ठीक है। मैं ये जो मोबाइल है ये वाला, इससे कॉल करने लगा हूं इस मोबाइल पर, ठीक है। तो जरा देखते हैं कि क्या होता है। तो जरा कॉल मिलाते हैं जी साथ वाले मोबाइल पर। तो आप देख रहे हैं कि कॉल तो जा रही है, यानी सिग्नल जा रहे हैं दूसरे मोबाइल तक, ठीक है। तो ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है भाई, अभी तक नॉर्मल है। अब अगली बात देखिए, मैं क्या करता हूँ, मैं साथ वाले मोबाइल पर एल्यूमिनियम रैप कर देता हूँ। एल्यूमिनियम शीट देखिए ना, अपने किचन में यूज होती है। क्यों मैंने ऐसे किया, क्योंकि ये पता है क्या बन जाएगा, ये बिल्कुल ये वाला काम मैंने कर दी। मेटल का इंक्लोजर है, ठीक है, तो यहां पर भी मेटल का इंक्लोजर है, ठीक है। और जब मेटल का इंक्लोजर होगा तो आप देखेंगे अब क्या होगा, इसके अंदर फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जीरो होगा, राइट। तो जरा देखते हैं। तो जैसे ही मैं कॉल मिलाता हूं, बिल्कुल पास पड़ा हुआ है मोबाइल, आपके मतलूबा लेकिन नंबर आप से देखेंगे फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो कि रहा। किसी किस्म का कोई कॉल वहां तक नहीं जाएगी, यानी सिग्नल्स इस मोबाइल तक नहीं पहुंच पा, सिग्नल्स ब्लॉक हो रहे हैं। देखा आप लोगों ने, ये सारा का सारा इसी गाजेस लॉ की एप्लीकेशन है। तो अगर हमारे पास मेटल का इंक्लोजर हो तो मेटल के इंक्लोजर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अच्छा, पुराने जमाने में जो टीवी होते थे उनके अंदर पिक्चर ट्यूब होते थे कुछ ऐसे, देख रहे हैं आप लोग सामने से टीवी की लुक भी दे रहा है। आप लोगों ने तो एलसीडी एलईडीज देखी है, ये पुराने दौर का टीवी है, ठीक है, छोटा सा। अच्छा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स आकर इस स्क्रीन को हिट करते तो पिक्चर बनती थी, यानी आसान अल्फाज में कहते हैं। लेकिन अगर करीब में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स के रस्तों को डिस्टर्ब कर देगा। इलेक्ट्रॉन का रास्ता, पाथ डिस्टर्ब होने का मतलब है कि जो पिक्चर बननी है वही डिस्टर्ब हो जाएगी, तो पिक्चर खराब हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड होगी।
तो इन टीवीज़ को जो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिस्टर्ब हो सकते थे, इंटरफेरेंस हो सकती थी इलेक्ट्रिक फील्ड से, इन टीवीज़ को भी हम मेटल बॉक्सेस में बंद रखते थे। वो मेटल बॉक्सेस इनके गिर्द कंपनीज़ बनाती थी ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर मौजूद भी है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, क्योंकि एक मेटल एन्क्लोजर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ये इतनी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस आपको इतनी जगहों पर नज़र आएँगी। इवन आप कोई तार भी उठाकर देखेंगे ना अपने चार्जर के, तो वहाँ पर भी आपको नज़र आएगी। ये देखिए, ये मेरे पास केबल है एक, और देखें केबल में बाकी तो सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। ये क्या है? ये मेटल से बनी हुई एक शील्ड है। भाई मेटल की शील्ड का केबल में क्या काम है? वो काम है ना, क्योंकि अगर मैं पूरी केबल को मेटल की शील्ड के अंदर रैप कर दूँगा, तो वो ऐसे ही हो जाएगा जैसे मैंने मेटल का एन्क्लोजर बना दिया। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0। तो बाहर अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है भी, तो वो केबल के अंदर मौजूद करंट को डिस्टर्ब नहीं करेगी। और यूँ हमारे पास केबल के अंदर करंट डिस्टर्ब नहीं होगा, तो केबल के ऊपर जो टीवी के ऊपर पिक्चर क्वालिटी आ रही है, वो भी डिस्टर्ब नहीं होगी। तो हमने देखा कि ये हम कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ कर सकते हैं। लेकिन अब कुछ बच्चों के ज़हन में एक सवाल तो आएगा कि सर आपने कहा था चार्ज्ड हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, लेकिन जब आपने मोबाइल के ऊपर एल्यूमीनियम चढ़ाया, तो आपने एल्यूमीनियम को चार्ज तो नहीं किया। मतलब ठीक है, वो हॉलो स्फीयर स्फीयर नहीं तो चलो हॉलो एन्क्लोजर तो बन गया, लेकिन वो चार्ज्ड नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन इसका जवाब बड़ा सादा है, और वो मैं आपको बताता हूँ। मेटल को चार्ज करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो वैसे ही चार्ज एन्क्लोजर बन जाता है। चलिए आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। ज़रा इमेजिन करिए इस मेटल स्फीयर को। आपको पता है मेटल के पास एक चीज़ बहुत एक्सेस में होती है, और वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। वेल नो, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स सबके पास होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो हरकत कर सके, अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। मैं मिसाल देता हूँ, ये देखिए, अभी एक इलेक्ट्रॉन है ना, मैं एक और इलेक्ट्रॉन इस स्फीयर में आपको दिखाता हूँ। अच्छा ये क्या कर रहे हैं दोनों? अरे देख, एक इस एंड पर चला गया, दूसरा इस एंड पर चला गया। ये क्या किया इन लोगों ने? भाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करा है, और रिपल्शन को मिनिमम करने के लिए ये अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और इन्होंने अपने आप को इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट किया है कि एक दूसरे से मैक्सिमम फासले पर चले गए हैं ताकि रिपल्शन मिनिमम हो जाए। ठीक है? अच्छा मैं 2 और इलेक्ट्रॉन्स ऐड करता हूँ, ये भी वही काम करेंगे। रिपल्शन को मिनिमम रखने के लिए एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाएँगे। फिर और मज़ीद ऐड करता हूँ, तो भी यही होंगे। फिर मज़ीद ऐड करूँगा, तो मुमकिन है सब सरफेस पर ना जा सके, कुछ दरमियान में अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लें, रिपल्शन को मिनिमम करने के लिए। अब ज़रा गौर करें, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन की वजह से सरफेस पर आकर बिखर गए हैं। हाँ, मुझे बताएँ, ये चार्ज्ड स्फीयर नहीं तो और क्या है? मतलब चार्ज सारा का सारा सरफेस के ऊपर आकर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जब वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो यही तो चार्ज स्फीयर था। यानी इसको मैंने चार्ज नहीं किया, लेकिन इसकी सिचुएशन अभी ऐसी है, और जब इसकी सिचुएशन ऐसी होगी, तो इसको चार्ज करने की ज़रूरत ही नहीं है। इस वजह से एक मेटल स्फीयर को चार्ज किए बगैर ही हमें वो चीज़ अचीव हो जाती है, और अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होती है। तो मैं जितने मर्ज़ी चार्जेस बढ़ाता जाऊँगा, ये चार्जेस अपने आप को स्फीयर के ऊपर redistribute करते रहेंगे. It is a charged sphere, and that is not only just true for circle or sphere, but it is true for any other shape. स्क्वायर इमेजिन करें, तब भी आपको अचीव हो जाता है। कोई बार हो, सिलेंडर हो, तब भी आपको ये अचीव हो जाता है। ट्राइंगल हो, सेम वही तरीका। इस वजह से मैंने यहाँ स्फीयर की बात की, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक एनर्जी 0 थी। फिर मैंने जब मोबाइल के ऊपर रैप किया एल्यूमीनियम शीट को, तो वो स्फीयर नहीं था, लेकिन उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक एनर्जी 0 थी, क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी 0 ही होगी जब भी मेटल का इनक्लोजर हो। ठीक हो गया? तो उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये बेतहाशा एप्लीकेशन मैंने आपको बता दी हैं। जल्दी से इसको भी हम आपके नोट्स का हिस्सा बना देते हैं। तो ये एप्लीकेशंस मैंने लिखे हैं एंड पे। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्योंकि 0 हो जाएगी ना, हमने लास्ट टाइम बताया। एज़ अ कॉन्सिक्वेंस इसका नतीजा क्या होगा? एनी apparatus, हर वो चीज जिसको आप प्लेस करेंगे विद इन अ मेटल इनक्लोजर, किसी भी मेटल के बॉक्स के अंदर, इज शील्डेड, वो बचा रहेगा, शील्ड हो जाएगा फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड्स, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, उस तक इलेक्ट्रिक फील्ड कोई नहीं पहुंचेगा। और ये हम करते भी थे टू एलिमिनेट स्ट्रे इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रे का मतलब होता है जैसे किसी और चीज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे पंखे का इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो हमारे टीवी को डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, तो हम उससे कैसे बचेंगे? इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरफेरेंस से हम बच सकते हैं। सर्किट्स ऑफ सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज टीवी
एंड कंप्यूटर्स आर ऑफन इनक्लोज्ड, इनको भी हम बंद करते थे विद इन मेटल बॉक्सेस। आजकल की एलसीडीज वगैरह की जरूरत नहीं, लेकिन जो पुराने इस तरह के टीवी थे जिनमें इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्ज पार्टिकल से पिक्चर बनाई जाती थी, उनको हमें इस मेटल बॉक्स में बंद करना पड़ता था। तो बच्चों, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए गाजेस लॉ की कैसी जबरदस्त एप्लीकेशन हम लोगों ने पढ़ी। कल का लेक्चर भी और परसों का लेक्चर भी गाजेस लॉ की एप्लीकेशन पर होगा। हम फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, लेकिन एक नए सिनेरियो, एक नई सिचुएशन में। आपसे भी जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।